नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मैं इस एक ही वीडियो में संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को कवर कराऊंगा। इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, पर विश्वास रखिएगा जब वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे से और ट्रिक से आपको समझाऊँगा। इसलिए बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझना शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी अनुच्छेद हैं इन्हें बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस करके ये हमें याद नहीं रहते। पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से इसे पढ़ाऊँगा और जो भी है सबको मैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से बताऊँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये पहले मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं पॉलिटी की। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। हालांकि अब इसके अनुच्छेद बढ़कर 470 हो गए हैं, पर मूल रूप से ये 395 अनुच्छेद ही हैं। कैसे? क्योंकि 395A, 395B, 395C ऐसे करके ये जुड़कर लगभग 470 हो चुके हैं। पर हमें याद रखना है कि ये 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ ही हैं। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हम देखते हैं कि 22 भाग हैं। तो पहले भाग में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं और इसमें क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? उसकी इंट्रोडक्शन होती है। इसी प्रकार जो भारत का संविधान है, ये भारत किसी भी गणतंत्र देश के लिए, लोकतंत्र देश के लिए उसका जो संविधान है सबसे पवित्र पुस्तक होती है उसकी। तो जो भारत का संविधान है इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन ही होगी भारत की। तो पहले अनुच्छेद में क्या है? तो पहले अनुच्छेद में बताया है कि भारत राज्यों का संघ है, इंट्रोडक्शन है। दूसरे अनुच्छेद में बताया है कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। मतलब जो नए राज्य हैं अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया था। और अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब किसी भी राज्य की अगर सीमा है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहले भाग में। उसके बाद हम देखते हैं भाग दूसरा। तो भाग दूसरा में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन किस में है। तो ऑप्शन में ऐसे दिया होता है कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद, 11 से लेकर 16 अनुच्छेद। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अनुच्छेद है? तो इसे याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो इसे आपको कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक है नागपंचमी। नागपंचमी से आप याद रख सकते हैं कि 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन है। कैसे? तो देखिए, नागपंचमी का नाग यानी कि नागरिकता का वर्णन, और पंचमी, तो पंचमी मतलब कि 5 अनुच्छेद से ये शुरू है। 5वें अनुच्छेद से शुरू है ना नागरिकता का वर्णन, 5 से लेकर 11 तक। तो नागपंचमी से आप इसे याद रख सकते हैं कि नागपंचमी जब भी आपके दिमाग में आए तो नागरिकता का नाग और पंचमी मतलब कि 5 से शुरुआत हुई है। उसके बाद हम देखते हैं भाग तीसरा। तो भाग तीसरे में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है और इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा पूरे मौलिक अधिकार के ऊपर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें अभी हमें इतना ही जानना है कि भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हमें इतना जानना है कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद हमें देखना है कि भाग 4A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं था, 4A और इसका जो अनुच्छेद है वो 51A। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है कि जैसे कि जो हमारा संविधान बना है, संविधान में हमारी भलाई के लिए बहुत से कानून हैं, पर जनता का भी तो ये फर्ज बनता है कि उसके देश के प्रति, तो इसलिए हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ये मैं कहाँ से ले गया है? तो ये स्रोत है जो है ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिसके रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में, याद रखिएगा, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन, मतलब संविधान में अमेंडमेंट किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में शामिल किया गया था। किसे? मौलिक कर्तव्य को। ये सब कुछ पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत और कौन सी समिति की सिफारिश पर। तो स्वर्ण सिंह समिति थी और 42वां संविधान संशोधन था। तो 4A के बाद अब हम आगे देखते हैं भाग 5 और भाग 6। इसको साथ ही साथ याद करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ इसको आप याद करोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो भाग 5 में है 52 से लेकर 151 अनुच्छेद और भाग 6 में है 152 से लेकर 237 अनुच्छेद। ये आपको नहीं भी पता होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि मेन क्या पूछा जाता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो भाग 5 में मेनली है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और भाग 6 में राज्यपाल, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं
केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है वही किसी भी राज्य में भूमिका राज्यपाल की होती है। इसलिए मैं इसको साथ साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 52, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार शिफ्ट में पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 में। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, तो मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, देखिए अगर आप कोई चीज़ इमेज से याद करते हैं ना तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाती है और वो चीज़ आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसे इमेज से याद कराऊंगा। तो आप देख रहे हैं ना अनुच्छेद 52 है, इसी डिजिट से हमें याद होगा राष्ट्रपति पद के बारे में। देखिए जो ये दो देख रहे हैं ना, ये अब दो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के आगे झुका हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है। आगे आप देख रहे हैं ये 5 मतलब राष्ट्रपति। जब भी आपके दिमाग, क्योंकि जब भी आपको ये आएगा ना तो ऑप्शन ऐसे आएगा 52, ऑप्शन 53, 54, मतलब 7 वाले आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद का वर्णन किस में है। तो आपको देखते ही पता लगना जाना चाहिए कि जो इसके आगे जो 2 है वो आपको ऐसा लग रहा है ना कि झुका हुआ है। और आपको पता है राष्ट्रपति के हाथ में बहुत पावर होती है, वो चाहे तो किसी की फांसी की सजा भी माफ़ कर सकता है। तो जो 2 है वो लग रहा है कि आगे उसके गिड़गिड़ा रहा है और माफ़ी मांग रहा है, और जो 5 है आपको देख रहे हैं ना बैठा हुआ है। तो इससे आप पता लगता है कि जो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है तो उसके पास शक्तियाँ भी होंगी और कार्य भी होंगे। तो अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य का वर्णन है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54 निर्वाचन। देखिए इसकी राइमिंग बैठी ना, 54 निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाना है ये उसमें बताया गया है। और उसके साथ हम देखते हैं राज्यपाल का। तो राज्यपाल का भी आप साथ ही में याद करिएगा, बस इसमें क्या करना है, +1 जोड़ना है। तो जैसे 52 है, 52 में क्या हुआ 53, जो आपने 1 जोड़ा वो उसके आगे लगा देना है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल साथ ही साथ चलते हैं। इसीलिए 52 है, 52 में 1 जोड़ देना। 53 के आगे आप 1 लगा देंगे, तो ये राज्यपाल का पद हो गया। और अनुच्छेद 53 में क्या था, शक्ति कार्य। तो इसका अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य, इसमें भी क्या करना है, 53 में 1 आपको जोड़ना है, 1 54 हो गया और वही 1 उसके आगे लगा देना है। उसके बाद इसमें 54 में निर्वाचन था, इसमें 55 में निर्वाचन है। 54 में आपको 1 जोड़ना है और वही 1 इसके आगे लगा देना है। तो इन तीनों से आप ये तीनों साथ साथ याद कर रहे हैं, देखा कितनी आसानी तरीके से। और ये सभी 6 के 6 पूछे जाते हैं, आप एक ट्रिक से सबको याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे आपको ये इमेज से याद रहेगा ना राष्ट्रपति पद के बारे में, तो आपको पता हो कि राष्ट्रपति का पद है 52 पे, तो आगे उसकी शक्ति है, उसके बाद निर्वाचन है। तो 52 में आपने 1 जोड़ा, कितना हुआ 53, जो आपने 1 जोड़ा वो उसके आगे लगा देना 153। तो उसमें राज्यपाल का पद है, उसके आगे उसके शक्ति कार्य हैं, उसका निर्वाचन है। इसे आप दोनों याद रख सकते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रपति के आगे देखते हैं कि निर्वाचन तो हो गया, और राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, क्योंकि यह तो लोकतंत्र है, मतलब यहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है, हर आदमी के पीछे कोई ना कोई बैठा है उसको हटाने के लिए। तो अब इसमें देखते हैं अनुच्छेद 61, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, महाभियोग। तो महाभियोग, इसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ कि महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। मतलब जब भी महाभियोग लाना है उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचित करना पड़ता है कि भाई साहब आप पे महाभियोग लगने वाला है। तो अनुच्छेद 61 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 72, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, क्षमादान। मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है। तो इसको भी आप कैसे याद करेंगे, बस दो से आपको बस यही इमेज आनी चाहिए कि जो 2 है वो झुका हुआ है और गिड़गिड़ा रहा है। 7 आप देख रहे हैं राष्ट्रपति खड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के आगे वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। तो इससे आप याद रख सकते हैं क्षमादान। 52 कैसे पता लगता है कि 2, तो आपको पता है कि 2 है आगे, तो मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड है, और उस पर 5 बैठा हुआ है, तो ये राष्ट्रपति का पद है, वो राष्ट्रपति को बैठाया गया है। और 72 में वो खड़ा हुआ है और उसके सामने 2 गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। तो इससे आप नंबरों से खेल सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 123, अध्यादेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अध्यादेश। कि अध्यादेश में क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो और देश में किसी जरूरी कानून की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं। पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही वो कानून बना सकते हैं, क्योंकि मतलब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री ही, उनकी सिफारिश पर ही ये कानून बनता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कानून कैसे बनते हैं। आपको पता है 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में लोकसभा में वो पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने स्टेप हैं, 1 2 3, बस इसी से आप याद भी रख सकते हैं। देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 सीधे ही तीनों स्टेप हटा के सीधे राष्ट्रपति के साइन करा के सीधा कानून बन जाता है। मतलब ये ट्रिक हो गई। 1 2 3 3 स्टेप होते हैं, पहला लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। पर अध्यादेश लाकर क्या किया जाता है, इसको खत्म करके सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और कानून बना दिया जाता है। तो अनुच्छेद 123 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। पर आपको यह भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वो सलाह देते हैं तो क्या वो मानने के लिए बाध्य है राष्ट्रपति। तो आपको ये याद रखना है कि वो बाध्य नहीं है, वो मतलब सुझाव ले सकते हैं, पर ये नहीं है अगर उन्होंने कोई सजेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है, वो चाहे तो माने या चाहे तो ना माने। तो आपको याद रखना है 143।
ये सभी मैं आपको राष्ट्रपति के रिलेटेड बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक हेडिंग में सारे कवर कर दिए कि जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है और ये राज्यपाल वाले। उसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन है अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। तो उसमें बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करेगा। तो जो उपराष्ट्रपति होगा, आप देखेंगे जो राज्यसभा का सभापति होता है वह भी उपराष्ट्रपति होता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसे अपने पद के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती, मतलब उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, पर जो राज्यसभा में वो सभापति के रूप में कार्य करता है उसके लिए उनको वेतन मिलता है। तो जो उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं मिलता, जैसे राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उनके पद के लिए, राज्यपाल को मिलता है, पर उपराष्ट्रपति को उनको पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि जो वो राज्यसभा में सभापति के रूप में होते हैं उसके कार्य के लिए उनको वेतन मिलता है। ये आपको याद रखना है। तो हमने राज्यपाल देख लिए, राष्ट्रपति देख लिए, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये साथ साथ हम कवर कर रहे हैं। यही होता है कि सिस्टमेटिक वे से पढ़ना, जिससे आप अनुच्छेदों को काफ़ी ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 74, 75, 76, ये तीनों प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिमंडल होता है ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाया होता है, मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, पर जो इसके हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो तो नाम मात्र मुखिया हैं, ज़्यादातर पावर किसके हाथ में है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, पर राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो 74, 75 लगातार ही हैं। और 75 के बाद हम देखते हैं 76। 76 में महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी एक विधि अधिकारी होता है, मतलब सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो ये कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, इसी प्रकार महान्यायवादी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पर जो सिफारिश होती है मंत्रिमंडल, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये कानूनी सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को। तो तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो 74 में मंत्रिमंडल, 75 में प्रधानमंत्री उसके हेड, और 76 में कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री है केंद्र के लिए, तो राज्य के लिए कौन होता है? मुख्यमंत्री, उसका मुखिया होता है। तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल, सेम टू सेम। इसको याद करने की ट्रिक भी एक ही है। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या बताया था कि एक जोड़ना है, यहाँ पर एक एक घटाना है। जैसे 74 है, क्योंकि जो अगर आपको देखा जाए प्रधानमंत्री की पोस्ट बड़ी है, मुख्यमंत्री एक स्टेप उससे नीचे ही है। आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे नीचे है ना, एक स्टेप नीचे, तो बस आपको एक स्टेप नीचे घटा देना है। जैसे 74 मंत्रिमंडल है, आपको दोनों में एक एक घटा देना है। 4 में से गया 3, 7, 1, 6, और जो एक घटा है आपको एक आगे लगा देना है, 163 आ गया। ऐसे आगे 75 में भी करना है तो 164 आ जाएगा, 76 में भी करोगे तो 165। मतलब इन तीनों से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के राज्यपाल याद कर लिया, प्रधानमंत्री का याद किया तो मुख्यमंत्री का याद कर लिया। तो तीनों साथ साथ ही हैं। मंत्रिमंडल इसमें 74 में है, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल है, इसमें 75 में प्रधानमंत्री हैं, तो 164 में मुख्यमंत्री हैं, और 76 में महान्यायवादी हैं, तो 165 में महाधिवक्ता। मुख्यमंत्री के लिए महाधिवक्ता होता है, जो काम मतलब कि महान्यायवादी प्रधानमंत्री के लिए करता है वही काम महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के लिए करता है। और जो महाधिवक्ता है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल करेंगे। तो एक ही ट्रिक से आप इन 6 को याद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो हमने देख लिए। अब हम आते हैं संसद पर, क्योंकि कानून कहाँ पर बनेंगे? संसद में। तो ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद किया ही होगा। संसद का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में है, 79, और उसके बाद 80 और 81 लगातार ही है, राज्यसभा और लोकसभा। तो कई बार क्या होता है हम इनके क्रम में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि 80 में लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा। तो इसे याद करना बहुत ही सरल है और इसकी ट्रिक भी सरल है। सा से पहले संसद आएगा, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, सरल। तो आप इसके क्रम को याद रख सकते हैं, पहले संसद आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। ये तो केंद्र के लिए होगा। उसी प्रकार राज्य में भी है। तो जैसे केंद्र में बोला संसद है, उसी प्रकार राज्य में है विधानमंडल। मतलब राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो विधानमंडल के तहत बनता है। तो विधानमंडल, और विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। ज़्यादातर विधानसभाएं होती हैं और बस केवल 6 राज्य ही हैं जहाँ पर विधान परिषद है। मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर हर जगह मतलब ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किया, मतलब प्रधानमंत्री एक स्टेप ऊपर होता है, मुख्यमंत्री नीचे। उसी प्रकार केंद्र तो ऊपर है ना और राज्य नीचे। तो इसको भी ऐसे, मतलब टिक बता रहा हूँ आपको, तो इसको भी ऐसे ही घटाना है। 79 है, आपको एक एक घटा देना है। कितना? 9 में से गए 1, 8, और 7 में से गए 6, और जो एक घटा है एक आगे लगा देना है। तो 168, वहाँ पर संसद, यहाँ पर 168। एक ही ट्रिक से देखो आप सब याद कर रहे हैं, संसद का वर्णन और यहाँ पर विधानमंडल में। उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा 81 है, 81 में भी आपको 11 घटा देना है। 1 में गए 0, 8 में से गए 7, और आगे एक जो घटा है लगा देना है 170। तो वहाँ पर लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो विधानसभा के बाद ये है विधान परिषद। ये मतलब हर जगह नहीं है, सिर्फ केवल 6 राज्यों में है।
तो 6 राज्यों में है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है टीबी, जुकाम। क्या? टीबी और जुकाम। इससे आप याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है। टी से जैसे हो गया तेलंगाना, बी से हो गया बिहार, तेलंगाना और बिहार। जैसे जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो यहाँ पर विधान परिषद खत्म कर दी गई है। और ये पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद खत्म कर दिया गया है, तो याद रखिएगा अब तो केंद्र शासित बन गया ना, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये आप ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया, पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि जे अब खत्म हो चुका है। यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश भी अब जो है अपनी विधानसभा में उसने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे यहाँ विधान परिषद को खत्म कर दिया जाए, पर अभी वर्तमान में खत्म नहीं हुई है। तो कि 6 राज्यों में अभी भी है, पहले तेलंगाना, बी से बिहार, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो 1 2, यू से उत्तर प्रदेश 3, के से कर्नाटक 4, ए से आंध्र प्रदेश 5 और एम से महाराष्ट्र 6। तो मैंने आपको विधान परिषद भी बता दिए क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो हमने संसद को भी कवर कर लिया ट्रिक से, और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद को भी कवर कर लिया। तो संसद के कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं, मैंने साथ ही कवर कर दिए, उसे भी देख लेते हैं। तो हम आते हैं अनुच्छेद 100 पे। कई बार पूछा गया अनुच्छेद 100 में किसका वर्णन है? निर्णायक मत। निर्णायक मत क्या होता है कि मतलब कि अगर यदि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए, यानी कि निर्णय ना हो पा रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देंगे। तो अध्यक्ष महोदय जिस पे अपना मत दे देंगे उसे ही पारित कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि वो हाँ के पक्ष में अपनी वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित कर दिया जाएगा, ना के पक्ष में अपनी वोट दे रहे हैं तो कानून को पारित नहीं किया जाएगा। मतलब जबकि इसको याद रखना भी आसान है। देखिए 100 है ना, मतलब जब भी 50-50 बात आ जाए कि ना कानून का निर्णय ना हो पा रहा, 50-50 बात आ जाए, 50-50 होते हैं, तो एक वोट जो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं उनका निर्णायक मत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का वर्णन है। 100 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन कब बुलाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लोकसभा में कोई चीज़ पे बिल पर बहस चल रही है और कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, तो क्या किया जाता है कि लोकसभा में बिल अटका पड़ा है और राज्यसभा में भी अभी पहुंचा नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ये राष्ट्रपति बुलाते हैं जब वो बहुत ही मतलब जरूरी हो कानून बनाना, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है, इसलिए संयुक्त अधिवेशन किसमें है? 108 में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 दोनों आपको याद रखने हैं। 110 में धन अधिवेशन और 117 में वित्त विधेयक। इसको धन विधेयक भी कहते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, धन विधेयक और वित्त विधेयक कई बार पूछे गए हैं। मतलब इसका पूछा क्या जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें होता क्या है ये भी पूछा जाता है कि 10 में क्या है। पहले तो आप याद रखें 10 और धन। 110 में धन अधिवेशन और 117 में विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक क्या होता है, सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि सरकार की धन लाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं। मतलब सरकार की धन जुटाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहते हैं और जुटाए हुए धन को विकास पर खर्च करने की प्रक्रिया को वित्त विधेयक कहते हैं। ये सरल शब्दों में है। और अब मैं आपको थोड़ा और इसको डिफाइन करूं तो जैसे आपको पता है विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक होता क्या है, जब सरकार को टैक्स से रिलेटेड कोई बिल लाना है, मतलब टैक्स घटाना है बढ़ाना है, तो उसे धन विधेयक कहेंगे। और सरकार को बोरोइंग यानी कि कर्ज लेना है, तो जो बिल होगा, जो कर्ज लेने के लिए जो बिल पेश किया जाएगा उसे धन विधेयक कहेंगे। मतलब धन जुटाना ही है ना, बोरोइंग करना, कर्ज लेना है। और जो उस कर्ज लिए हुए धन को, मतलब जो भी सरकार ने धन जुटाया है उसको खर्चा करना है, पुल बनाना है, सड़कें बनानी है, तो वो वित्त विधेयक में होगा। तो याद रखिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों साथ साथ हैं। 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक है। उसके बाद हम देखते हैं 112 बजट। 12 देखिए, इसको राइमिंग से आप याद सकते हैं, 12 बजट 2 बार बोलेंगे, याद रखेगा। अनुच्छेद 112 बजट। ये भी आपको बजट पता ही होगा कि एक साल का पूरा मतलब जो लेखा जोखा होता है सरकार की, यहाँ पर खर्च करेगी, कहाँ से इनकम आएगी, सब बजट में पेश किया जाता है। मतलब उसमें और 112 के बाद है अनुच्छेद 116। तो जब सरकार बजट पेश करती है तो कई कुछ खर्चे उसमें रह जाते हैं, जो कुछ खर्चों का वर्णन है फिर सरकार बाद में क्या कहते हैं, ये तो नहीं करेगी, बाद में 1 साल के बाद फिर बजट आएगा तब पेश करेगी। बीच में ही बजट से नहीं होता, उसके बीच में ही अलग से बिल के रूप में लाकर संक्षेप में एक बिल पास करा लिया जाता है, जिसे लेखा अनुदान कहते हैं। तो इस पहले बजट पेश होगा, बजट में अगर मतलब कुछ रह गया, कुछ खर्चे का वर्णन नहीं है, तो लेखा अनुदान में अनुच्छेद 116। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल सब कवर कर लिए। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर। संसद भी हो गया कवर। इस प्रकार आपको पढ़ते जाना क्रम वाइज, इससे आपको याद रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखते हैं। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा और 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं। तो 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा भारत में, और 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं, और 148 में CAG की नियुक्ति। तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैंने पहले उठाए हैं।
124, 131 और 148। पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। 131 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, कहाँ कहाँ उसका अधिकार क्षेत्र है। और 148 में है कि क्या की नियुक्ति। तो क्या क्या होता है, क्या की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनका काम क्या है कि सरकार द्वारा जो भी खर्चा किया गया, व्यय किया गया है, उसका लेखा जोखा करना है कि सरकार ने जो खर्चा किया, जो घोटाले वगैरह होते हैं कहाँ से पता चलते हैं, वो कैग की रिपोर्ट से ही पता चलता है। जैसे 2G घोटाला होगा, जो भी घोटाले में स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ये कैग ही रिपोर्ट अपनी पेश करती है, उसी द्वारा ये सब उजागर होता है कि कहाँ पर कितना घोटाला हुआ। तो और इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कौन है, हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं क्या, ये भी याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, 1, 2, 4 और 2, 1, 4 हाई कोर्ट है, 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट है और 2, 1, 4 ऐसे आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपको पूरा कभी भूलेगा नहीं। तो अनुच्छेद 2, 1, 4 क्या है कि इसमें बताया गया कि राज्य में एक हाई कोर्ट जरूर होगा। और अनुच्छेद 2, 1, 6 में बताया गया है कि हाई कोर्ट का गठन करना है। पहले बताया कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, और इसमें 216 में क्या है कि हाई कोर्ट का गठन करना है, कैसे होगा वो बताया गया है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख लिया। अब हम देखते हैं, एक मैंने हेड बनाया केंद्र राज्य संबंध। इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग से पूछे जाते हैं। आपको पहले 2-2 करके याद रखना है, 249, 250। तो 249 में क्या है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो राज्य सूची विषय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि राज्य सूची मतलब है कि वह विषय जिस पर राज्य कानून बनाता है। राज्य सूची विषय, कुछ विषय होते हैं ना जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, कुछ पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। पर जो राज्य सूची विषय है इसमें सिर्फ राज्य कानून बनाता है, पर और मतलब कि विधानमंडल में कानून बनता है, वहाँ यहाँ केंद्र द्वारा बनाया गया संसद में बनता है, और मतलब राज्य का विधानमंडल में बनता है। पर कुछ विषय हैं जिस पर संसद भी कानून बना सकती है, उसे अनुच्छेद 249 में रखा गया है कि जो कुछ विषय हैं जिस पर क्या है केंद्र भी कानून बना सकते हैं। और 250 में क्या है कि आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल इमरजेंसी लग जाए, उस दौरान भी राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो दोनों याद रखेगा, 249 और 250। 250 में आपातकाल के दौरान और 249 मतलब नॉर्मल टाइम पे। उसके बाद देखते हैं 262। कई बार ये पूछा गया है, नदी जल विवाद। नदी जल विवाद का वर्णन किसमें, 262। कई बार आप देखते हैं ना कि दो राज्यों के बीच में नदी के जल पर विवाद हो जाता है। जैसे कि अब कोई भी नदी है, वो एक ये तो नहीं देखेगी कि यूपी यहीं पर रुक जाएगी, वो आगे भी दूसरे राज्य में जाती है ना, तो उसके पानी के लिए विवाद हो जाता है कि कितना पानी। तो एक राज्य मान लो बांध बना लेता है, वो पानी रोक लेता है, तो दूसरा राज्य विवाद खड़ा कर देता है कि हमें पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ये नदी जल विवाद का निपटारा किस में होता है, तो इसका 262 में वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, 262। और 262 और 263 आपको साथ में याद रखने हैं। 263 में क्या, अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब अंतर्राज्यीय विवाद इसमें है कि दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है, और उस पर संसद कानून बना सकती है। याद रखना, इसमें भी संसद कानून बना सकती है। तो 262 में नदी जल विवाद है और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। उसके बाद आते हैं 280, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। तो 280 में क्या है, वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो कर का वितरण करना है, जो टैक्स है उसका वितरण करना है केंद्र और राज्य के बीच में। इसमें 15वां वित्त आयोग चल रहा है, याद रखिएगा। और जो 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, और 15वां वित्त आयोग है। उसके बाद हम चलते हैं 312। तो 312 अनुच्छेद में क्या है, आर्टिकल में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का दिन क्या क्या आता है, आपको पता होगा, 3 चीज़ें आते हैं, एक IAS, एक IPS और एक IAFS। और ज़्यादा जोर देना IAFS पे, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होगी। क्या गलती होगी, क्वेश्चन ये आया था कि अखिल भारतीय सेवा में निम्नलिखित कौन सी सेवाएं आती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक IAS, एक IPS, एक IAFS, और IAFS 2 बार दिया होगा, मतलब फुल फॉर्म दी होगी। एक IAFS की फुल फॉर्म होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो याद रखिएगा, जो ये वाला IAFS है उसमें है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कौन सा, वन विभाग वाला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अखिल भारतीय सेवा में ये जो IAFS आ रहा है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला है, ना कि फॉरेन सर्विस वाला, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 315। तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कि जो UPSC के एग्जाम होते हैं, आपको पता नहीं UPSC का वर्णन किस में है, 315 में। राज्य संघ के लिए मतलब केंद्र के लिए, और राज्य के लिए PCS, कई राज्यों में इसका PSC भी कहा जाता है और PCS। तो इसका वर्णन कहाँ पर है, अनुच्छेद 315 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें 3 सेवाएं आती हैं, और 315 में UPSC का। तो केंद्र और राज्य के बाद अब हम आते हैं, हमने संसद भी देख लिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ हो गए। अब आते हैं निर्वाचन में, मतलब चुनाव भी तो होने जरूरी है, तभी तो सब चुने जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इलेक्शन कमीशन का, किसके तहत, 324। तो उसके बाद आते हैं राजभाषा, और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राज्य भाषा है। याद रखिएगा, राज्य भाषा का है, मैंने राष्ट्रभाषा नहीं। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी जो हमारी है राज्य भाषा है। और कौन सी लिपि, तो देवनागरी लिपि है।
उसके बाद ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकाल। हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और तीनों याद करने भी बहुत ही सरल हैं। 352, उसमें 4 जोड़ा 356, उसमें 4 जोड़ा 360, 52 4 56 4 60। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब देश में दूसरे देश से युद्ध हो जाए और या कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए, पूरे अपने भारत में देश में आंतरिक विद्रोह बड़े पैमाने पर हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। इंदिरा गांधी के समय भी लगा था, इमरजेंसी लगी थी ना। तो जब देश में दूसरे देश से या तो युद्ध हो रहा हो, जैसे चाइना के साथ युद्ध हो, उस समय इमरजेंसी लगी थी, या पूरा आंतरिक विद्रोह हो गया हो बड़े पैमाने पर, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और 352 के बाद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की मतलब संसदीय व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और किसी राज्य की सरकार भी गिर जाए और जब तक चुनाव ना, तब भी आपको पता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो 52 में राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में, और 56 में राष्ट्रपति शासन। और 56 के बाद आता है 360, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या है, जब देश की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक जो व्यवस्था है बहुत ख़राब हो जाए, तब वित्तीय आपातकाल लग जाता है। पर याद रखिएगा, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो याद रखिएगा 360 में जो है वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसके बाद हम सकते हैं कि संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान में संशोधन भी होना जरूरी है कि नए, अगर मान लो कोई बदलाव करना है, वो भी तो जरूरी है। और मैंने पिछली वीडियो में जो संविधान के स्रोत हैं, मतलब कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है, पूरा स्पेशल आपको ये बताया कि जो संविधान का संशोधन है कहाँ से लिया गया था, आपको याद होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था कि संविधान में संशोधन किया जाना है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो अनुच्छेद 368 में है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 368, 326 628 368 में। अब कुछ लास्ट बचे हैं, अन्य महत्वपूर्ण है, इससे भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बाकी सब हेड के अंदर थे। मैंने राष्ट्रपति के अंदर कुछ था, कुछ मुख्यमंत्री के, ये कुछ बचे हुए थे और ये पूछे गए, इसलिए मैंने इसे अलग से कवर कर लिया। बस लास्ट ही है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। ये किसमें है, अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 29 में है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, बस उन्हीं नंबरों से खेलिए। 29 धोगी में तो मैंने आपके दिमाग में फिट कर दी, क्या है कि आदमी गिड़गिड़ा रहा है, झुका हुआ है। देखिए, जब तक अल्पसंख्यक थे पहले उनके लिए कोई कानून नहीं था, बेचारे झुके हुए थे। तो जैसे उनके लिए कानून आया वो खड़े हो गए थे। नो क्या बता रहा है आपको कि वो पूरा एकदम सीना तान के खड़ा है, पहले गिड़गिड़ा रहे थे। तो ये इससे मतलब अनुच्छेद जो 29 है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने के लिए है। नंबर से आप खेलिए, इससे आपको याद रहेगा। 29 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 40। 40 में क्या है कि पंचायत राज प्रणाली, इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है। अब लास्ट में देखते हैं अनुच्छेद 32, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 32 के पहले ये जान लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है, अगर किसी भी आदमी का, चाहे आम आदमी हो, और उसके अगर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो सीधा इसके लिए वो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इसके खिलाफ मतलब केस में कहाँ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। इसलिए इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसे, आर्टिकल 32। तो ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।